आज हम बात करेंगे जनसंख्या। अध्याय नंबर 7। वर्तमान में तेजी से बढ़ रही सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है। जरा सोचिए, ये विकास किसने किया? इसके लिए लोग ही जिम्मेदार हैं। लोगों की शारीरिक श्रम एवं मानसिक क्षमता को दोनों को मिलाकर प्रकृति में उपलब्ध चीजों के द्वारा अनेक संसाधनों का उपयोग निर्माण हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ा आगे बढ़ाते हैं। अतः किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है, जिनकी उद्देश्यशीलता पर निर्भर करता है। जनसंख्या उसके विभिन्न पक्षों को अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.5 परसेंट राजस्थान में निवास करता है। कई दूसरे राज्य जैसे बिहार, बंगाल, केरल की तुलना में यह यहाँ की आबादी उतनी सघन नहीं है। 6.9 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 75% लोग गांवों में रहते हैं। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है, जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या घनत्व। पृथ्वी की सतह पर आबादी फैलाव और जनसंख्या वितरण कहते हैं। पृथ्वी जनसंख्या वितरण असमान है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्र जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, जिन्हें सघन क्षेत्र, तथा क्षेत्र जनसंख्या कम पाई जाती है, उन्हें विरल क्षेत्र कहते हैं। जैसे राज्य के उत्तरी पूर्व भाग, मैदानी क्षेत्र में सघन भाग में स्थित थार के मरुस्थल में विरल जनसंख्या पाई जाती है। सघन एवं विरल क्षेत्र में हमें जनसंख्या घनत्व के बारे में बताते हैं। जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी भी स्थान की जनसंख्या उसके क्षेत्रफल के संबंध अर्थात स्थानों में क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, जिसे वर्ग किलोमीटर में नापते हैं, पर निवास करने वाली जनसंख्या बताता है। जैसे राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार में यह जनसंख्या घनत्व 1100 से अधिक है। अतः जनसंख्या घनत्व मापक इकाई प्रति व्यक्ति वर्ग किमी होती है। उदाहरण के रूप में, यदि किसी एक गांव की कुल जनसंख्या 1000 है, तो उसका क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर है, तो इस गांव में जनसंख्या का घनत्व 1000/50 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। और हम ये बात करते हैं हम जनसंख्या की श्री गंगानगर। एक बार आप ये देख लेना आराम से, इसको आराम से पढ़ लें। और ऐसे राजस्थान की ये टोटल जनसंख्या 6,85,48,437 है। 200 जनसंख्या घनत्व है।
राजस्थान के प्रत्येक जिले में जनसंख्या का वितरण असमान। पश्चिम राजस्थान में कम तो पूर्वी राजस्थान में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग अकेले जयपुर जिले में रहता है, तो वहीं जैसलमेर जिले में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य में लगभग 61% भाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनघनत्व सबसे कम होता है, औसतन 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्यों पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्रों में जिले जिनमें राज्य के केवल 20% भाग पर ही राज्य की लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनघनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो राज्य में सर्वाधिक मैदानी भाग में कृषि अनुकूल परिस्थितियां जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपवर्ती उद्योग, वाणिज्य, परिवहन आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। अरावली पर्वतीय भाग, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, राजस्थान के मध्य जनघनत्व पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थिति और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या घनत्व कम है। फिर भी यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि विश्व में अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन बसा है। जनसंख्या वृद्धि। एक अनुमान के अनुसार ईसा सदी से वर्ष पहले विश्व की कुल आबादी 33 करोड़ लगभग थी, जो वर्तमान बढ़कर 700 करोड़ हो गई। अतः पृथ्वी पर जनसंख्या लगातार बढ़ती चली आ रही है। इसी तरह भारत एवं राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही परिवर्तन है। जनसंख्या परिवर्तन के आकलन के लिए जिस माप का प्रयोग होता है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में हुए बदलाव या परिवर्तन का आकलन करता है। अगर किसी कारण से किसी स्थान की जनसंख्या किसी एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो इसे जनसंख्या पतन या ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, और यदि बढ़ जाए तो धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। ये देखते हैं हम जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने की विधि। जनसंख्या वृद्धि दर पता लगाने के लिए तीन तरह की जानकारी आवश्यकता है। किसी स्थान या देश या राज्य, जिला आदि किसी एक समय की आबादी। उदाहरण के लिए 2011 राजस्थान की आबादी को लेते हैं। राजस्थान की किसी दूसरे समय की आबादी यहाँ कम 2001 की जनसंख्या ले। इन 2 वर्षों के अंतराल में कितना, अर्थात यह पता करेंगे कि 2001 से 2011 में कितने वर्ष हैं। हम जनसंख्या वृद्धि दर निम्न सूत्रों से जान सकते हैं। ये ले लेते हैं 2011 की जनसंख्या माइनस 2001 की जनसंख्या
बटे 2011 की जनसंख्या गुणा में 100। 2011 की जनसंख्या 6,85,48,436। 2001 की 56,50,00,000 7,188। 2011 की जनसंख्या वर्ष का अंतराल 1 है और जनसंख्या वृद्धि 11 में से 2001 माइनस किया तो यह आ गया 31.31%। जनसंख्या वृद्धि दर 3 कारकों पर निर्भर करती है: जन्म, मृत्यु और प्रवास। इन तीनों कारणों के समीकरण से जनसंख्या परिवर्तन होता है। हर प्राणी जो पैदा होता है उनकी मृत्यु भी होती है, अतः जन्म और मृत्यु एक जैविक घटना है। हाँ, ये हो सकता है कि मृत्यु का कारण अलग अलग हो सकता है। कोई प्राकृतिक रूप से अपनी आयु पूरी वृद्धावस्था में बाद मरता हो, तो कोई किसी दुर्घटना के कारण, और कोई कुपोषण या बीमारी से। जन्म और मृत्यु की जनसंख्या में अंतर से जनसंख्या बढ़त या घटत होती है, जिसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जन्म दर: अगर मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या वृद्धि होती है। यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम हो तो जनसंख्या में कमी आती है। और अगर दोनों समान हो तो जनसंख्या में संतुलन बना रहता है। आप्रवास एवं उत्प्रवास में अंतर: जब प्राकृतिक वृद्धि में जोड़ते हैं तब जनसंख्या वृद्धि सही अनुमान लग पाता है। प्रवास का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपना निवास स्थान बदल लेना, जिसके कारण प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्राकृतिक आपदा आदि हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति गांव से शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, किसी एक देश या राज्य से किसी दूसरे देश और राज्य में जाकर बस जाता है, इस प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाने उत्प्रवास तथा आने को अप्रवास कहते हैं। दो देशों के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अनुकूल जनसंख्या: हमारे देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता कमी आ रही है, जिसमें अनेक समय का सामना करना पड़ रहा है। अतः हमें जनसंख्या वृद्धि दर को घटाना होगा, जिसका सबसे सरल उपाय है हमारा परिवार छोटा रखने के लिए हमें हमारे दो की विचारधारा को अपनाना होगा। यदि प्रत्येक माता पिता की दो ही संतानें होंगी तो जनसंख्या वृद्धि होना स्वतः ही रुक जाएगा। परिवार छोटा होने पर सभी सदस्य संसाधनों की उपलब्धता अधिक होगी। जनसंख्या स्थिर होने के बाद देश में सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी से होगा। भारत और राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर की प्रवृत्ति ऊपर दिए गए आरेख के जानने का प्रयत्न कीजिए। आप पाएंगे कि 1951 से 61 के दशक से 2001 से 11 तक राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर भारत की तुलना में अधिक रही। पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से कमी आई और बाड़मेर और जैसलमेर की जनसंख्या में सबसे अधिक तथा गंगानगर में सबसे वृद्धि हुई। राजस्थान के 8 जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर भारत 17.6% औसत अंक से कम रही। गंगानगर के अलावा ये जिले झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सीकर, हनुमानगढ़, टोंक
अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति मानव प्राकृतिक संसाधनों द्वारा ही पूरा करता है। लेकिन समस्या है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि नहीं होती। अतः संसाधनों को धीरे धीरे कमी आती है। हमारे देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन खाद्यान्नों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक हुई, जिससे अब खाद्यान्नों की संकट बना हुआ है। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आधुनिक सिंचाई एवं तकनीक का सहारा लिया गया, क्योंकि जनसंख्या के साथ पृथ्वी के क्षेत्रफल को नहीं बढ़ाया जा सकता। बढ़ती आबादी के लिए मकान, उसके आवागमन के लिए परिवहन के साधन जैसे सड़क, रेल मार्ग आदि, उसके रोजगार के लिए भी भूमि की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अतः जनसंख्या में हो रही वृद्धि को कम करना आवश्यक है। लिंगानुपात। प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। भारत में केरल एवं पांडिचेरी में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। अतः सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है, जो बड़ी चिंता का विषय है। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928, जबकि 6 वर्ष पहले कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 888 है, जो अत्यंत कम है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? यह आगे क्या समस्या पैदा कर सकता है? यदि समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी एवं उनका सम्मान होगा, तो समाज में प्रदेश लिंगानुपात उच्च और समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भारत सरकार द्वारा पेश की गई देश में महिला सशक्तिकरण और बेटियों को अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जनवरी 2015 को देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को शिक्षा द्वारा सामाजिक आर्थिक आधार पर निर्भर बनाना है। मुख्य उद्देश्य यह है बेटियों को शिक्षा के द्वारा सामाजिक आर्थिक आधार पर निर्भर बनाना है। योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। जनवरी 2015 में पूरे देश में लागू किया गया। आधुनिक तकनीक द्वारा गर्भ में बच्चे का लिंग का पता लगाने से भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, महिलाओं के प्रति हिंसा, बाल विवाह प्रधान समाज, प्रवास के कारण नगरों का अधिक होना, शिक्षा एवं कार्य संबंधी भेदभाव आदि कारणों से वर्तमान में बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसलिए सरकार ने यह योजना बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई। यह योजना हमारे देश में एवं समाज के लिए एक वरदान। यदि बेटी को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो निकट भविष्य में इनकी संख्या कम होने से लिंगानुपात घट जाएगा। इसका समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा एवं शादी के लिए बेटियों की कमी, महिलाओं के प्रति अपराध जैसी कई समस्याओं का जन्म होगा। हम माँ चाहते हैं, बहन चाहते हैं, भाऊ चाहते हैं, फिर बेटी क्यों नहीं? हम बात करेंगे साक्षरता। जनसंख्या दर के किसी भी क्षेत्र, सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये जननांक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल राजस्थान की साक्षरता दर 66.10% है। 76.6% के साथ कोटा राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जबकि सबसे कम
साक्षरता जालोर 54.9% है। पुरुष व महिला साक्षरता दर क्रमशः झुंझुनू व कोटा में सर्वाधिक है, क्रमशः प्रतापगढ़ झालोर में न्यूनतम है। धार्मिक संरचना। भारत की इस तरह हमारा राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात यहाँ सभी प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग रह सकते हैं। यह राज्य हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं अन्य धर्मों में कई संप्रदाय जैसे शैव, वैष्णव, शिया, सुन्नी, मेव, पठान जन्म कर्म भूमि। यहाँ हिंदुओं को तीर्थ पुष्कर, जैनियों का तीर्थ इस्लाम अजमेर शरीफ है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्मावलंबी की आबादी प्रतिशत 88.5% है, मुसलमान 9.1%, शेष जनसंख्या सिख जन्म अन्य धर्मों को अनुयायी है। अब देखते हैं बासही प्रदेश। अब है बासही प्रदेश। राजस्थान की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन आम बोलचाल को लोक साहित्य राजस्थानी और उनकी सहयोगी भाषा महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थानी आर्य भाषा परिवार एक भाषा समूह है जिसमें कई बोलियां जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावाटी आदि प्रमुख है। इनके अलावा यहाँ भीली, मेवाती, गुजराती, उर्दू, ब्रज भाषा बोली जाती है। ये भाषाएं राज्य के अलग अलग प्रदेशों में अवश्य बोली जाती हैं, लेकिन उन्होंने यह एक लंबे समय से दूसरे के साथ सामाजिक व्यापारिक लेन देन के माध्यम से लगातार संबंध बनाया रखा है। अनुसूचित जनजातियां। राजस्थान में सतरंगी सांस्कृतिक परिवेशों को राज्य की जनजातियों को भी आकर्षक बनाती है। अनुसूचित जनजातियां अधिकतर गांव में, पहाड़ों, पठारों, जंगलों में निवास करती है। भाषाई परिदृश्य। राजस्थान की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन आमचोल भाषा में राजस्थानी मजदूरी, जंगल में उत्पाद एक तरफ अपना जीवन व्यतीत करती है। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही में प्रारंभ होकर उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा जिलों में होते हुए बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर जिलों में निवास करती है। राज्य की प्रमुख जनजातियां भील, ग्रासिया, मीणा और सहरिया। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति है। इसके अतिरिक्त गरासिया सहरिया जनजाति भी प्रमुख है। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार में आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील है। भील भाषा में द्रविड़ या मुंडा भाषा शब्द पाए जाते हैं। दक्षिण राजस्थान में से वागड़ी या भीली कहते हैं। इनकी मुख्य आजीविका कृषि, वनोपज एवं मीणा जनजाति लगभग आधी से अधिक जनसंख्या जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर जिलों में निवास करती है। शहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द शहर से हुई, जिसका अर्थ जंगल या वन में निवास करने वाले लोग। राजस्थान में 12 जिले के शाहाबाद, किशनगढ़ तहसीलों में शहरिया सर्वाधिक है। कृषि, मजदूरी, लकड़ी एवं
वनोपज एकत्रित करना इनकी आजीविका का मुख्य साधन है। और शब्दावली वनोपज वनों से प्राप्त ऊर्जा, प्रवास किसी स्थान को स्थायी रूप में छोड़कर आना, अप्रवास किसी स्थान को स्थायी रूप में छोड़कर आना। यह हमारा आज का टॉपिक पूरा हो गया। कृपया इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और इसको आप एक दो बार पढ़ोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।